सार है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को और देखते हैं कि क्या क्या प्रश्न इसके लिए बन सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप एकदम से तैयार हो चुके होंगे, कमर की पेटी जो है वो बांध चुके होंगे, दिमाग के ढक्कन जो है वो खोल चुके होंगे, और अभी तक आपने जितना पढ़ा है उन सभी को जो है वो हम चेक कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहला प्रश्न और सबसे ज्यादा एमसीक्यू है, सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये श्रृंखला है। पहला प्रश्न है, प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम विच कंट्री। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किस देश से लिया गया है? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन या इरिश कॉन्स्टिट्यूशन? अमेरिका के संविधान से, कनाडा के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से या आयरिश संविधान से? आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। और इस क्लास की सबसे खासियत यह है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के छात्रों के लिए जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका याद होगा दोस्तों, जब भारतीय संविधान की प्रस्तावना की मैंने शुरुआत की थी तो मैंने यहीं से शुरुआत की थी, यहीं से आपको बताया था, है ना? तो ठीक है ना? तो ये सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। आपको बताना है कि कहाँ के संविधान से जो है वो लिया गया है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी को क्लियर एकदम सब कुछ दिख रहा होगा, है ना? एकदम क्लियर दिख रहा होगा आप लोग को, है ना? तो दोस्तों जिन्होंने कहा, है ना, जिन्होंने कहा अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, वो सभी के उत्तर जो है बिल्कुल सही हैं। अमेरिका के संविधान से जो है या यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से जो है ये लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है। आपको याद हो रहा है ना, क्लास जब मैंने स्टार्ट किया था तो यहीं से स्टार्ट किया था, यही सारी चीज़ें जो आपको बताई थी, ठीक है? तो अपने सारे मित्रों के साथ क्लासेस के लिंक को एक बार शेयर कर दीजिए। और टेलीग्राम पे अगर आप नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल रहा होगा। वहाँ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप टेलीग्राम के लिंक से जो है वो जुड़ जाइए और अपने सारे मित्रों को आप एक बार शेयर कर दीजिए। और जो भी स्टूडेंट्स, जैसे भी बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो प्रतियोगी परीक्षाएं चल रही हैं, एफ कैट की चल रही हैं, सीआरपीएफ की चल रही हैं, अन्य जो भी एक दिवसीय परीक्षाएं चल रही हैं, उनको देकर आने के बाद आने वाले स्टूडेंट्स यही कह रहे हैं कि सर अब प्रश्न पहले की तरह नहीं आ रहा है, अब प्रश्न जो है वो डेप्थ में आ रहा है। तो दोस्तों मैं बार बार यही कहना चाह रहा हूँ कि आपको भी अपनी तैयारी का जो स्तर है उसको बदलना होगा। तैयारी के स्तर को अगर आप बदलोगे नहीं तो परीक्षाएं आपके लिए मुश्किल हो जाएंगी, है ना? चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पर्सन हैड कॉल्ड द प्रियम्बल एज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र कहा था? एन ए पालखीवाला, पंडित नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? आपको बताना है कि राइट आंसर कौन सा है। और आपको याद होगा ये सारी चीज़ों पे मैंने चर्चा जो है वो आपके साथ क्लासेस में जो है वो की हुई है। इस पर हमने बात बहुत ही विस्तार पूर्वक से आपके साथ किया हुआ है ना? किया हुआ है कि नहीं किया हुआ, एक बार कमेंट करके आप अवश्य बताइए। और फटाफट अपने सारे मित्रों के साथ आप जिस भी व्हाट्सअप ग्रुप में हो, जिस भी आप टेलीग्राम ग्रुप में हो या जिस भी ग्रुप में हो, उन सारे ग्रुप में जो है वो क्लासेस के लिंक को जो है वो फटाफट जो है वो शेयर कर दीजिए, है ना? अब देखिए क्लासेस करने के बाद जब आप इस सारी चीज़ों को देख रहे होंगे तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको आसान लग रही होंगी, है ना? तो दोस्तों जिन्होंने कहा ए, एन ए पालखी वाला, वो सभी के उत्तर जो है बिल्कुल सही। और एन ए पालखी वाला जो है जिन्होंने प्रस्तावना को जो है वो क्या कहा कि संविधान का जो है वो पहचान पत्र है। एन ए पालखी वाला कॉल्ड द प्रियम्बल द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड वॉज नॉट एडेड इन द प्रियम्बल बाई द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में नहीं जोड़ा गया था? ये प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, ईमानदारी, गणतंत्र, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी और रिपब्लिक? कौन सा है जो कि आपको बताना है कि राइट आंसर है? ए, बी, सी या डी? ठीक है ना? यहाँ ठीक है ना? ठीक है, आपको बताना है दोस्त कि राइट आंसर क्या है, ए, बी, सी या डी के बारे में अगर हम बात करें। ठीक है ना? यहाँ आप अखंडता कर दीजिए। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है, ए, बी, सी या डी में से सही उत्तर का जो है वो चुनाव करना है आपको। ठीक है ना? फटाफट आप लोग उत्तर का रिप्लाई कीजिए थोड़ा सा, है ना? फटाफट आप लोग रिप्लाई करो दोस्त।
प्रश्न आपके स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहे हैं। आपको जो है वो क्या करना है, आपको मेरे दोस्त बताना है कि सही उत्तर इसमें से क्या है, ए बी सी या डी में से। तो आपने देखा गणतंत्र यानी कि रिपब्लिक के अगर बारे में बात करें तो रिपब्लिक जो है वो नहीं जोड़ा गया था। याद है आप लोग को, रिपब्लिक जो टर्म है या गणतंत्र जो टर्म है वो नहीं जोड़ा गया था, है ना। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जस्टिस आर मेंशन्ड इन प्रियम्बल। प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय के बारे में, न्यायाधीशों के बारे में नहीं, न्याय के बारे में, ठीक है ना, कितने प्रकार के न्यायों के बारे में उल्लेख किया गया है। 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के या 5 प्रकार के। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है, कितने प्रकार के न्याय के बारे में बात किया गया है। और कमेंट करके क्या आप बता सकते हैं कि वो कौन कौन से न्याय हैं जिसके बारे में बात की गई है। ए बी सी या डी में से आपको सही उत्तर का चयन करना है मेरे मित्र, और आपको बताना है कि कौन सा है, ए बी सी या डी में से कौन सा है। फटाफट अपने सारे मित्रों के साथ एक बार क्लासेस के लिंक को जो है वो शेयर भी कर दीजिए कि आपके सारे के सारे मित्र जो हैं वो क्लासेस में जुड़ जाएं, ठीक है ना। फटाफट क्लासेस के लिंक को शेयर कर दीजिए अपने सारे मित्रों के साथ। तो कौन है, तो दूसरा है दोस्तों जिन्होंने कहा बी, यानी कि 3 प्रकार के न्याय के बारे में बात किया गया है। कौन कौन से 3 प्रकार के हैं, क्या एक बार कमेंट में आप बता सकते हैं। तो 3 प्रकार के जो न्याय हैं इनके बारे में अगर हम बात करें तो कौन कौन सा है। एक है भैया आपका सोशल जस्टिस, यानी कि सामाजिक न्याय, ठीक है। दूसरा है आपका इकोनॉमिक जस्टिस, यानी कि आपके आर्थिक न्याय, कि आप एकदम से तैयार हो चुके होंगे, तो तीसरा कमर है आपका की पेटी जो है बांध चुके होंगे, दिमाग के ढक्कन, राजनीतिक न्याय। तो 3 प्रकार के न्याय के बारे में हमने बात किया है। कौन कौन सा, सामाजिक, आर्थिक, और थर्ड वन इज राजनैतिक। दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ जस्टिस, ठीक है ना। ये 3 प्रकार के आपके न्याय हैं जिनके बारे में भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंदर जो है वो बातें की गई हैं। फटाफट क्लासेस के लिंक को अपने सारे मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। क्लासेस के लिंक को अपने, अगर आप व्हाट्सअप का स्टेटस बना सकते हैं तो बना दीजिए। इसी के माध्यम से कई सारे मित्र जो हैं वो आपके यहाँ जुड़ जाएंगे, है ना। अगला प्रश्न है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिबर्टी आर मेंशन्ड इन द प्रियम्बल। प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार या 5 प्रकार। आप बताओगे कि राइट आंसर क्या है, ठीक है ना। और कमेंट में आप अगर बता सकते हो। वीडियो में फ्लक्चुएशन हो रहा है, 1 मिनट का मुझे समय दीजिए। अब एक बार मुझे बताइए कि सही है, एक बार आप मुझे बताइए सब कुछ सही है। मनीष कुमार, है ना, सब सही है। एक बार रिफ्रेश कर लीजिए आप लोग। ठीक है, अब क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। आकांक्षा यादव, मनीष कुमार, अमरजीत, अश्मिता, ठीक है। एक बार क्लासेस के लिंक को अपने सारे मित्रों के साथ जो है शेयर भी कर दीजिए कि आपके सारे के सारे मित्र जो हैं वो भी जुड़ जाए। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार या 5 प्रकार। तो दोस्तों जिन्होंने भी कहा 5 प्रकार, वो सभी के उत्तर जो है बिल्कुल सही हैं। क्या कमेंट करके आप बता सकते हैं कि कितने प्रकार की, जो लिबर्टी की बात की गई है, तो कितने प्रकार की स्वतंत्रता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो 5 प्रकार की। तो आप लोग साथ साथ में ना कॉपी अगर पेन रखे हो तो बहुत अच्छा रहता। अगर कॉपी पेन भी अगर साथ में रखे रहते तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि आप क्या करते, साथ साथ में इसको नोट डाउन करते चलते, है ना। साथ साथ में जो है वो नोट डाउन करते चलते, ठीक है ना। और फटाफट जो है वो एक बार क्लासेस के लिंक को अपने सारे मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए, सारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दीजिए। ये बहुत ही है। अगर आप उत्तर प्रदेश में होने वाले पुलिस एग्जाम, जैसे कि अभी पुलिस एग्जाम आ रहा है, रेडियो ऑपरेटर की वैकेंसी आई है, काफ़ी सारे प्रश्न यहाँ से फंसेंगे। अभी कोई भी एग्जाम आ रहा है, एमटीएस का एग्जाम आ रहा है, वहाँ भी फंसेंगे। कोई भी एग्जाम होगा दोस्त, हर जगह जो है वो यहाँ से प्रश्न आएंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। हर जगह से यहाँ को आपको जो है वो देखने को मिलेंगे। तो इसको जो है, ठीक है ना, आप फटाफट जो है आप क्या कर लीजिए, फटाफट जो है वो आप कॉपी पेन रख लीजिए। चलिए 5 प्रकार की जो स्वतंत्रता के बारे में बात कर रहे हैं, कौन कौन सा है। सबसे पहला, विचार की स्वतंत्रता,
सबसे पहला कौन सा हो गया मेरे दोस्त? विचार की स्वतंत्रता। दूसरा है आपका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, नोट कर लीजिए। दूसरा क्या है आपका? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तीसरा क्या है? तीसरा है आपका विश्वास की स्वतंत्रता। चौथा क्या है? तो चौथा है आपकी आस्था की स्वतंत्रता, ठीक है ना। और पांचवा क्या है? तो पांचवा है आपका पूजा पाठ करने की स्वतंत्रता। इंग्लिश में भी मैं लिख देता हूं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, और हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स भी इंग्लिश वाला नोट कर लीजिएगा। इससे आपको क्या होगा? इससे आपको जो है वो हिंदी और इंग्लिश में क्या कहा जाता है, जो एक इंग्लिश का आपके दिमाग में डर बना रहता है, वो डर आपका सॉल्व हो जाएगा। तो इंग्लिश माध्यम वाले भी जो है वो क्या कर लेंगे, साथ साथ में नोट करते रहेंगे। इंग्लिश में क्या कहेंगे? सबसे पहला लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ थॉट, ओके। This is the first type of liberty which are mentioned, which is mentioned in, which are mentioned in our Indian Constitution or the preamble of the Indian Constitution. ठीक है। The second one is the liberty of expression, liberty of expression. The third one is the liberty of belief. The fourth one is liberty of faith. And the fifth one is liberty of worship. These are the types of liberty which are mentioned in our preamble. ये आपके जो हैं वो क्या है? आपके स्वतंत्रता है, जिसके बारे में जो है वो हमारे भारतीय संविधान के प्रियम्बल में जो है वो मेंशन किया गया। देखिए मैं हिंदी इंग्लिश में इसलिए कर दे रहा हूँ कि हिंदी इंग्लिश के जो भी स्टूडेंट होंगे वो सबके लिए जो है लाभप्रद है ये। फटाफट अपने सारे मित्रों के साथ चले। अगला प्रश्न है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इक्वलिटी आर मेंशन इन द प्रियम्बल? प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है? 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 4 प्रकार की, 5 प्रकार की, आपको बताना है। कैसा लग रहा है सेशन? कमेंट करके जरूर बताएं। एंजॉय कर रहे हैं आप लोग सेशन को? ये सारे चीज़ें हम लोगों ने क्लासेस में पढ़ ली है, इस पर हमने क्लासेस देख ली है ना। अब हम अपना क्या कर रहे हैं? टेस्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं दोस्त? टेस्ट कर रहे हैं। अब हम क्या बात कर रहे हैं? इक्वलिटी के बारे में बात किया जा रहा है। किसके बारे में? समानता के बारे में। बताइए भैया कितने प्रकार की समानता होती है? तो समानता की अगर हम बात करें तो 2 प्रकार की समानता होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की समानता होती है। कौन सी? एक है आपका इक्वलिटी ऑफ स्टेटस और एक है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। यानी कि एक है स्थिति की समानता या अवसर की समानता, ठीक है ना। क्या है? एक है आपकी अवसर की समानता और दूसरी क्या है? आपकी स्थिति की समानता। तो अवसर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो अवसर को इंग्लिश में कहते हैं अपॉर्चुनिटी, और स्थिति को क्या कहते हैं? स्टेटस। तो दीज आर 2 टाइप्स ऑफ इक्वलिटी विच आर मेंशन इन आवर प्रियम्बल, ठीक है ना। तो अपॉर्चुनिटी एंड सेकंड वन इज स्टेटस। क्लियर है दोस्त? चले आगे बढ़ते हैं। अगला, ऑन विच डेट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान सभा ने संविधान को किस तारीख को अपनाया था? 26 नवंबर 1949, दिसंबर 26 1949, जनवरी 24 1950, जनवरी 26 1950। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है, ठीक है ना। कब अपनाया था, ठीक है ना, कब अपनाया था। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बातें की हुई हैं कि नहीं की हुई हैं? बताइए, आप ही बताइए भैया, आप ही लोग बताइए। इस पर चर्चा हुई है? अरे हर जगह आएगा भैया, हर जगह। ये सब प्रश्न ऐसे हैं ना, ये सब एवरग्रीन प्रश्न हैं। तो एवरग्रीन प्रश्न हर जगह आते हैं, है ना। ये सारे परीक्षाओं की सीमाओं को तोड़कर, है ना, सारी सीमाओं को तोड़कर ये सब आने वाले प्रश्न हैं। तो उत्तर क्या है दोस्त? 26 नवंबर 1949 जो है वो राइट आंसर है। और इसी कारण से हर साल 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? तो हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस। कौन सा दिवस? संविधान दिवस जो है वो हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है। अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन डे। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ 4 इंटीग्रेंट्स ऑफ द प्रियम्बल? निम्नलिखित में से कौन प्रस्तावना के 4 अवयव का हिस्सा नहीं है? पहला, सोर्स ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की सत्ता का स्रोत। नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, भारतीय राज्य की प्रकृति। ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का उद्देश्य। चौथा, डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के लागू होने की तिथि। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है, ए बी सी या डी, है ना।
ए बी सी या डी में से आपको बताना है, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट पार्ट ऑफ द 4 इंटीग्रेंट्स ऑफ द प्रियम्बल, निम्नलिखित में से कौन प्रस्तावना के 4 अवयव का हिस्सा नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं, और कॉपी पेन अपना तैयार रखिएगा क्योंकि इसके अंतर की सारी बातें जो हैं वो हम करेंगे। तो कॉपी पेन भी अपना तैयार रखना है मेरे दोस्त। क्यों रखना है? क्योंकि हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन भी आप लोग के लिए करेंगे, और आपको याद होगा कि इन सब चीज़ों के ऊपर हम लोगों ने क्लासेस में जो है वो बहुत ही डिटेल में चर्चा की हुई है, ठीक है ना। की हुई है ना। चले बात करें की हुई कि नहीं की है। चलो, तो डी जो है वो राइट आंसर है। संविधान के लागू होने की तिथि के बारे में अगर हम बात करें तो प्रस्तावना के जो 4 अवयव हैं, 4 इंटीग्रेंट्स हैं, उसके अंतर्गत नहीं है। तो प्रस्तावना के 4 अवयव क्या है? तो संविधान के अधिकार का स्रोत अगर हम बात करें, संविधान की सत्ता का स्रोत अगर हम बात करें तो, ठीक है ना। तो संविधान की सत्ता का स्रोत क्या है? तो प्रियम्बल जब शुरू होता है तो क्या कहते हो? हम भारत के लोग, है ना। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि संविधान भारत के लोगों से अधिकार प्राप्त करता है। दूसरा जो है वो क्या है? भारत के राज्य की प्रकृति। भारत के राज्य की प्रकृति के बारे में बात करें तो भारत के राज्य के बारे में क्या बताया जाता है? तो कहा जाता है कि भारत जो है वो क्या होगा आपका? संप्रभु होगा, समाजवादी होगा, पंथ निरपेक्ष होगा, लोकतांत्रिक होगा और गणतंत्र होगा। संविधान का उद्देश्य, तो संविधान का उद्देश्य क्या है दोस्त? तो संविधान का उद्देश्य जो है न्याय बनाए रखना, स्वतंत्रता बनाए रखना, समानता बनाए रखना और बंधुत्व बनाए रखना, ठीक है ना। और चौथा जो है उसमें क्या है? अब यह संविधान लागू होने की तिथि नहीं है, आप देखे होंगे ना, वहां लिखा है 26 नवंबर 1949 को हम इसको क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं, है ना। तो संविधान को अपनाने का कार्यान्वयन की जो तिथि है, यानी कि डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये डी जो है वो आपका गलत हो गया ना गलत। चलो अगले आगे बढ़ते हैं। इंडियन सोशलिज्म इज बेस्ड ऑन, भारतीय समाजवाद कहाँ से आधारित है? मार्क्सिज्म से, रशियन से यानी कि रूसी से, चाइनीज से या गांधीन से? आपको बताना है। देखो इसको भी हम लोगों ने चर्चा किया है कि नहीं किया बताओ, ठीक है ना। इस पे भी चर्चा हुई है ना। सभी को गुड इवनिंग है, सभी को गुड इवनिंग है, ठीक है ना। सभी को गुड इवनिंग, और फटाफट अपने सारे मित्रों के साथ जो है वो शेयर कीजिए। और इस सारी की सारी चर्चाएं हुई हैं जो क्लासेस स्टूडेंट किए हुए हैं। अभी बहुत सारे आपके मित्र जो हैं वो लाइव नहीं आए हैं, कृपया करके अपने सारे मित्रों के साथ जो है लाइव कर दीजिए। और हर परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट, बहुत आसान है, ठीक है ना। तो हम क्या बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं भारतीय समाजवाद जो है वो किस पर आधारित है, ठीक है ना। तो भारतीय समाजवाद के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो भारतीय समाज कैसा है? तो अगर हम बात करें तो गांधीवादी विचारों से जो है वो पूरा जुड़ा हुआ है। गांधीवादी विचार यानी कि अगर हम बात करें भारतीय समाजवाद को, तो ये मार्क्स और गांधी दोनों से जो है मिला हुआ है, ठीक है ना। लेकिन कहा जाता है कि बहुत ही ज्यादा क्लोज किससे है? गांधीवादी समाजवाद से जुड़ा हुआ है। तो डी जो है वो क्या है मेरे मित्र? राइट आंसर है, ठीक है ना। सत्येंद्र यादव, सत्येंद्र सभी के साथ शेयर कर दीजिए। हर आप लोग कहते हो ना कि सर सीजीएल में कहाँ से प्रश्न आएगा। आज मुझे याद है कि एक स्टूडेंट आया धर्मेंद्र सीआरपीएफ का पेपर देके, और उसके बाद उसने सीधे यही कहा कि सर अब मुझे एहसास हो रहा है कि डिटेल में क्यों पढ़ना चाहिए। अभी तक हम लोग 1 लाइनर टाइप का ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं, है ना, ठीक है ना। हम लोग 1 लाइन टाइप का जो है वो क्या करते हैं? 1 लाइनर पढ़ लेते हैं, और 1 लाइनर पढ़ जाते हैं, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? जाते हैं एग्जाम देने, और वहां पूछ देता है क्वेश्चन तो गड़बड़ा जाता है। तो डिटेल में पढ़ना क्यों आवश्यक है? डिटेल में पढ़ना इसलिए आवश्यक है कि अगर एग्जाम में आपसे कुछ अतिरिक्त प्रश्न पूछ दे जो कि किताबों में मेंशन नहीं है, तो वो भी आपको इजीली जो है हेल्पफुल हो जाएगा। इसलिए आप डिटेल में पढ़िए। और ये सारी चीजें हम लोगों ने बात की। तो मैंने कहा कि देखो भारतीय, जैसे हम बात करें तो रूसी क्रांति जो है वो सही है, ठीक है ना। तो रूसी क्रांति, लेकिन हमने प्रश्न जो पूछा था वो क्या है कि भारत, देखो जो इंडियन सोशलिज्म की भारत का जो समाज है, तो रूसी क्रांति पे देखो लिया गया था स्रोत, है ना, वहां से। लेकिन उसको भारत में क्या हुआ, अपने हिसाब से जो है वो क्या कर दिया गया था, ठीक है ना, चेंज कर दिया गया था। और अपने हिसाब से जब चेंज किया गया, तो चेंज करने के बाद क्या किया गया? गांधीवादी विचारधारा आ गई। गांधीवादी विचारधारा जो है
गांधीवादी समाज क्या कहता है, तो गांधी जी क्या कहते हैं, तो गांधी जी स्वराज की बात करते हैं, गांधी जी गांव की बात करते हैं, गांधी जी गांव में आर्थिक और सामाजिक और लैंगिक न्याय के बारे में बात करते हैं। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो कहा जाएगा कि जो भारतीय समाजवाद है वो मार्क्सवाद और गांधीवाद के समाजवाद का दोनों का क्या है, कॉकटेल है, मिश्रण है। आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन 4 डिवाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिवाइस ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। प्रत्यक्ष लोकतंत्र 4 युक्तियों पर आधारित होता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उपकरण नहीं है। पहला रेफरेंडम जनमत संग्रह, दूसरा इनिशिएटिव पहल, तीसरा इलेक्शन चुनाव, और चौथा रिकॉल स्मरण करना या वापस बुलाना। ठीक है ना। आपको बताना है कि राइट आंसर जो है वो क्या है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज बोस्ट, ठीक है ना। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें से कौन सा जो है वो सही नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है ना। प्रश्न सभी को समझ में आ रहे हैं। ठीक है, आपको बताना है। ठीक है ना। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र 4 युक्तियों से आधारित है, तो कौन सा नहीं है, तो चुनाव। चुनाव क्या है, इलेक्शन क्या है, अप्रत्यक्ष है। चुनाव क्या है, अप्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के 4 उपकरण कौन से हैं, तो सबसे पहला आपको दिख रहा है जनमत संग्रह। ठीक है ना। दूसरा क्या है, इनिशिएटिव कोई ले रहा है, पहल। ठीक है। तीसरा क्या है, तीसरा आपको जो देखने को मिलेगा इसके बारे में अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो एक है आपका रेफरेंडम, दूसरा है आपका इनिशिएटिव, तीसरा है आपका रिकॉल, और चौथा क्या है, चौथा है आपका प्लेबिसाइट। ठीक है ना, PLE, ठीक है, BISCITE। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। दीज आर 4 टाइप्स ऑफ आपका जो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी के 4 डिवाइस बेस्ड ऑन डायरेक्ट डेमोक्रेसी। अगला है द टर्म डेमोक्रेटिक इज यूज इन द प्रियम्बल, अ ब्रॉडर सेंस ऑफ डेमोक्रेटिक मीन्स। प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द का प्रयोग किया गया है, लोकतांत्रिक साधनों का व्यापक समझ क्या है। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी ओनली, केवल राजनीतिक लोकतंत्र। सोशल डेमोक्रेसी, केवल सामाजिक लोकतंत्र। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, केवल आर्थिक लोकतंत्र। ऑल, उपरोक्त में से सभी। आपको बताना है दोस्त कि राइट आंसर क्या है। ठीक है ना। कैसा लग रहा है प्रश्न, जरूर बताएं। और देखिए किस प्रकार से आपके प्रियम्बल पे, कल मैंने बातों बातों में आप लोग से पूछा भी था कि प्रियम्बल पे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपने कहा सर 2 4 5 तो बन ही सकते हैं। आपका वही प्रियम्बल है मेरे दोस्त, और प्रश्न आपको देखिए कैसे घुमा घुमा के आपको परेशान करने वाला आ रहा है ना। तो प्रश्न आपको घुमा घुमा के परेशान करने वाले आ रहे हैं। अब इसकी प्रैक्टिस के लिए मैं PDF जो है वो प्रोवाइड करा दूंगा, है ना, जिससे कि आप प्रैक्टिस कर लोगे। और यही मेरी कोशिश रहेगी कि चाहे वो करंट अफेयर्स के MCQ के PDF हों, चाहे इसके PDF हों, है ना, वो सभी आपको हेल्प मिल जाए। ठीक है। तो D जो है वो आपका राइट आंसर है। ठीक है ना, D जो है राइट आंसर है। ठीक है ना। अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या है, तो पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक। ठीक है ना। अब एक चीज बताते हैं, सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है, एक तरीका होता है। कैसा सामाजिक, तो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व को जो है वो क्या करता है, मान्यता देता है। आगे बात करते हैं। द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी इन आवर प्रियम्बल हैव बीन टेकन फ्रॉम। हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श कहाँ से लिए गए हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन, ईरिश कॉन्स्टिट्यूशन और USA कॉन्स्टिट्यूशन। आपको बताना है दोस्त कि राइट आंसर क्या है, A, B, C या D। तो कुछ चीजें क्लासेस में और कुछ चीजें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के माध्यम से, है ना। मुझे लग रहा है कि इस समय नेटवर्क इशू काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के साथ है, तो जो रिकॉर्डिंग भी देख रहे होंगे उनसे भी मैं यही कहूँगा कि आप लोग रिकॉर्डिंग का भी जैसे लाभ उठाते चलिए। ठीक है ना। तो उत्तर क्या होगा, फ्रांसीसी क्रांति जो है वो उत्तर जो है वो सही होगा। और फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, तो 1789 से लेकर 1799 तक, 1789 टू 1799। दिस इज, ये जो है आपका फ्रांसीसी क्रांति का जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन का टाइम है। अगला, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क्स एंड सिक्योर मेन एंड वुमेन इक्वल राइट। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान काम के लिए समान वेतन प्रदान करता है और पुरुषों और महिलाओं को समान अधिकार प्रदान करता है। आर्टिकल 38, आर्टिकल 39, है ना, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आर्टिकल 325 या आर्टिकल 326। बताओ मेरे दोस्त कि राइट आंसर क्या है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ किसकी बात आ रही है, न्याय के बारे में बात आ रही है। कैसी न्याय की बात आ रही है,
आर्थिक न्याय की बात आ रही है, पुरुष हो चाहे महिला हो, है ना, सभी को जो है समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, बताइए। ठीक है ना। अब इसी पे बेस्ड आपका क्या है, तो इसी पे बेस्ड आपका डीपीएसपी है। और डीपीएसपी पे आप जाओगे तो आर्टिकल 39 को अगर ध्यान से देखोगे, तो आर्टिकल 39 जो डीपीएसपी में है वो क्या कहता है, वो सीधे बात करता है समान कार्य समान वेतन। फिर आपके दिमाग में होगा कि अच्छा सर, ये तो आपने बता दिया, लेकिन ये बता दीजिए कि आर्टिकल 325 और आर्टिकल 326 किस पे बेस्ड है। तो आर्टिकल 325 जो है वो किसी भी व्यक्ति को धर्म, नस्ल, जाति, लिंग के आधार पर मतदाता सूची से अपात्र घोषित नहीं किया जाएगा, ऐसा कहा जाता है। किसमें ऐसा कहा जाता है? आर्टिकल 325 में। तो फिर आर्टिकल 326 क्या कहता है? तो आर्टिकल 326 के बारे में अगर हम बात करें तो आर्टिकल 326 वैश्व मताधिकार के आधार पर लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव के बारे में जो है वो क्या करता है? चर्चा करता है। समझ में आ रहा है? कैसा लग रहा है सेशन, जरूर बताएं। अगला प्रश्न, Who gave the statement that the preamble is the horoscope of our sovereign democratic republic? यह कथन किसने दिया था कि प्रस्तावना हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की कुंडली है? के एम मुंशी, सर अल्लादी कृष्णा अय्यम सई अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, पंडित ठाकुरदास भार्गव या अर्नेस्ट बार्कर? आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। कैसा लग रहा है प्रश्न, बताइए। दिमाग के ढक्कन खुल रहे हैं प्रश्नों को देखकर। देखो ये प्रश्न सब आपके एग्जाम के लिए है, वनडे एग्जाम के लिए है। देखो ऐसे ऐसे प्रश्न बनते हैं, आप प्रश्न ये सब टकराएंगे तो फिर मत कहना, ये सारे के सारे प्रश्न टकराने वाले हैं आपके एग्जाम में, है ना, टकराने वाले हैं ना। Who gave the statement that the preamble is the horoscope of our sovereign democratic republic? यह कथन किसने दिया कि प्रस्तावना हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की कुंडली है? के एम मुंशी, सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, पंडित ठाकुरदास भार्गव या ऑर्नेस्ट बार्कर? आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों जिन्होंने कहा के एम मुंशी, वो सभी के उत्तर जो है बिल्कुल ही सही हैं। के एम मुंशी जो है वो आपके राइट आंसर हैं। ठीक है ना, कौन है? तो के एम मुंशी जिन्होंने कहा वो सभी के उत्तर जो है वो क्या है? राइट है। क्लियर है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट ओपाइन डेट प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में यह मत व्यक्त किया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? बेरुबारी यूनियन केस 1960, केशवानंद भारती केस 1973, मेनका गांधी केस 1976 या मिनर्वा मिल केस 1980? आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है, किस में कहा था ये बात, है ना। फटाफट जो है वो बताइए कौन सा केस था। ठीक है ना, प्रश्न आपके स्क्रीन पर है मेरे दोस्त, तो आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। सर जीके जीएस के लिए बेस्ट बुक कौन सी है? जीके जीएस के लिए कहाँ से हो आप? सरजीत चौरसिया। देखिए सभी बुक जो है वो बेस्ट है ना। अगर आप हमारे संपर्की हो तो यहीं जो भी स्टूडेंट है इन्हीं स्टूडेंट्स में से सजेशन ले लीजिए आप लोग। टेलीग्राम का लिंक जो है वो दिया हुआ है, टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ सारी जानकारी जो है वो आपको मिल जाएगी, है ना। टेलीग्राम का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में जो है वो दिया हुआ है। ठीक है ना, मैं फिर से जो है आपको टेलीग्राम का लिंक जो है वो शेयर कर देता हूँ, और डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए आप लोग, है ना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, यहाँ से आप लोग जुड़ जाइए। और क्लासेस पसंद आ रही हो तो अपने सारे मित्रों के साथ जो है क्लासेस के लिंक को एक बार शेयर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, सभी को जो है वो बता दीजिए। तो ऑप्शन सही क्या है? बेरूबारी यूनियन केस 1960 जो है वो आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द प्रियम्बल? ठीक है ना, निम्न में से कौन प्रस्तावना के बारे में सही नहीं है? प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। Preamble is neither a source of power to the legislature nor a provision upon the power of the legislature। ठीक है ना, प्रस्तावना ना तो विधायिका के लिए शक्ति का स्रोत है और ना ही विधायिका की शक्तियों पर रोक है। इट इज नॉन जस्टिबल, यह गैर न्यायिक है। इट्स प्रोविजन कैन बी एनफोर्सेबल इन कोर्ट्स ऑफ लॉ, इसका प्रावधान कानून की अदालतों पर लागू किया जा सकता है। आपको याद आ रहा है ना, आपको कुछ याद आ रहा है, बताइए।
ये जो स्टेटमेंट्स आपको देखकर कुछ याद आ रहा है, आपके कॉपी पे जो है वो इस पर जो है वो लिखवाया गया है। लूसेंट पढ़ने से कुछ नहीं होगा दोस्त, लूसेंट का लेबल नहीं है ना। लूसेंट अब कई दिनों की बात हो गई है, लूसेंट के चक्कर में मत पड़िए। अब आपको सही में बता रहा हूँ, लूसेंट में अब एक चीज़ बताएं, इतनी सारी जो चीज़ें हैं वो लूसेंट में आपको बहुत कम मिलेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन आप लूसेंट पढ़ के इसमें से गलत कर दोगे, या आपको क्वेश्चन नहीं दिखेंगे। ठीक है अमरजीत, लूसेंट के चक्कर में मत पड़िए, लूसेंट अब गए दिनों की बात हो गई है। लूसेंट कभी बहुत अच्छा हुआ करता था, लेकिन अब आयोग जिस प्रकार से प्रश्न नए नए बना रहा है, दिन जो है उसके बीत चुके हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, अच्छा यहाँ की अगर हम बात करें तो डी जो है वो आपका राइट आंसर है। इसका प्रावधान कानून की अदालतें में लागू करने के योग्य नहीं हो सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टर्निटी इन द ऑर्डर हैव बीन मेंशन्ड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए ये उत्तर प्रदेश पीसीएस ने 2018 में जो है वो प्रश्न पूछा था। भारत के संविधान के प्रस्तावना में उस क्रम को, अब देखिए उत्तर प्रदेश पीसीएस ने 2018 में पूछा था। अब बहुत सारे जो नीचे के एग्जाम है उत्तर प्रदेश में होने वाले, ठीक है ना, ठीक है ना, वो क्या करेंगे कि हो सकता है इसी प्रश्न को जो है वो कॉपी कर ले, है ना। बहुत सारे एग्जाम क्या करेंगे कि इन्हीं प्रश्न को जो है वो क्या कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं। ठीक है। अब ये नंबरिंग जो है, इस नंबरिंग को मैं थोड़ा सा समझा दे रहा हूं, हो सकता है कि अभी आपको प्रश्न जो है नहीं समझ में आ रहा है। प्रश्न क्या है, भारत के संविधान के प्रस्तावना में उस क्रम को कितने प्रकार से, मतलब क्रम में करना है कि सबसे पहले कौन सा उसके बाद क्या लिखा है। न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। अब आपको बताना है कि सबसे पहले कौन सा शब्द लिखा हो गया है प्रियम्बल में। ठीक है ना। न्याय लिखा गया है कि स्वतंत्रता लिखा गया है कि समानता लिखा है कि बंधुत्व लिखा गया है। यानी कि सबसे पहले जस्टिस लिखा गया है, लिबर्टी लिखा गया है, इक्वलिटी लिखा गया है या फ्रेटर्निटी लिखा है। आपको जो है वो अरेंज करना है। अब मुझे लग रहा है कि प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, प्रश्न समझ में आ गया होगा, आया है ना। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखा गया है, तो ये ए जो ऑप्शन है वो आपका सही है। सबसे पहले लिखा गया है आपका क्या, ठीक है ना, 3521 जिसमें लिखा हुआ है ये आपका सही है। समानता, बंधुत्व, है ना, स्वतंत्रता और न्याय के बारे में जो है वो क्या की गई है, नंबरिंग की गई है। अब न्याय के बारे में बात कर रहे हैं तो कैसा न्याय, तो सामाजिक न्याय, है ना, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता की बात करें तो विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता और पूजा पाठ की स्वतंत्रता, वर्शिप, है ना, बिलीफ, वर्शिप। इक्वलिटी की बात करें तो स्टेटस और अपॉर्चुनिटी, स्थिति और अवसर। और फ्रेटर्निटी की बात करें तो डिग्निटी ऑफ द सिटीजन, यानी कि नागरिक की गरिमा के बारे में जो है वो बात की गई है। क्लियर है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न, ये भी उत्तर प्रदेश पीसीएस 2019 में पूछा गया है। तो नीचे की जो भी परीक्षाएं, जरूरी नहीं है अभी, हो सकता है उत्तर प्रदेश कांस्टेबल का एग्जाम हो तो यही क्वेश्चन जो है उठा के डाल दिया जाएगा। तो आप कहोगे कि यार सर पीसीएस का क्वेश्चन, भाई आयोग के पास जब प्रश्न नहीं होता तो क्या करता है, पहले से जो प्रश्न पूछा रहता है उसी को लेके चिप देता है। प्रश्न देखिए, व्हाट इज द लीगल नेचर ऑफ द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की प्रस्तावना की कानूनी प्रकृति क्या है। इट इज एनफोर्सेबल, यह लागू करने योग्य है। इट इज नॉन एनफोर्सेबल, ठीक है ना, यह लागू करने योग्य नहीं है। इट मे बी एनफोर्स इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, इसे विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है। नॉन ऑफ द एबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है मेरे दोस्त कि राइट आंसर क्या है। समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है ना, समझ रहे हो, ठीक है ना, सभी को समझ में आ रहा है। तो अब ये देख रहे हैं, अभी तक हम लोगों ने कितने प्रश्नों पे चर्चा कर ली, 18 प्रश्नों पे अभी तक हमने चर्चा कर ली है, ठीक है ना। 18 प्रश्नों पे हम लोगों ने अभी तक क्या की है, चर्चा की है। अब देखिए प्रियम्बल से आपके अभी तक 18 प्रश्न तो बन गए हैं, है ना। प्रियम्बल से अभी तक आपके कितने प्रश्न बन गए हैं, तो प्रियम्बल से अभी तक आपके 18 प्रश्न जो है वो बन गए हैं, है ना। बताइए, फटाफट बच्चों के साथ, सभी के साथ शेयर कर दीजिए, अपने सारे मित्रों के साथ, जो अभी यूपी टेट का भी एग्जाम होने वाला होगा वहां भी काम करेगा, है ना, हर जगह ये हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में काम करने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों बी जो है वो राइट आंसर है, यह लागू करने योग्य नहीं है। अगला प्रश्न है, ये देखिए आप थोड़ा सा ध्यान से, लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन द लिस्ट।
एक तरफ सूची 1 है, दूसरी तरफ सूची 2 है, ठीक है ना। आपको क्या दिया गया है, इधर आर्टिकल्स दिए हुए हैं यानी कि अनुच्छेद दिए गए हैं, और इधर क्या दिया गया है, थोड़ा सा उसके बारे में मैं इसको हिंदी में जो है वो आपको ट्रांसलेट कर दूंगा तो आपको आसान हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए पहले हिंदी में, प्रोविजन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन के संविधान के अंदर क्या क्या प्रोविजन है इसके ऊपर बात है। इक्वलिटी बिफोर लॉ यानी कि कानून के समक्ष समानता के बारे में बात की जा रही है, ठीक है भैया। राइट टू वर्क यानी कि कार्य करने का अधिकार, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क यानी कि मानवीय स्थिति कहाँ, कार्यस्थल पर। चौथा क्या है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, ठीक है ना, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा किसके लिए, बच्चों के लिए। अब आपको बताना है, ये आर्टिकल का तो मतलब आप लोग जानते ही, अनुच्छेद कहा जाता है। अब आपको बताना है कि इसमें राइट आंसर क्या है। नहीं दिख रहा है, मैं बोल दे रहा हूं एक बार, हिंदी में जो लिखा है वो भी नहीं दिख रहा है ना। सबसे पहला लिखा हुआ है ए में, कानून के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ। बी लिखा है राइट टू वर्क, कार्य करने का अधिकार। सी लिखा है जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क, कार्यस्थल पर मानवीय स्थिति। चौथा है डी जो नीचे लिखा है वो लिखा फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा बच्चों के लिए।